हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय CANT। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 11th कॉमर्स का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं 11th और 12th दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हमने शॉर्ट्स में बहुत सारे डालकर रखे हैं, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए एम्पल रहेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन। Introduction. Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. This remarkable scientific progress enables to probe into the question, what is the science? Science is the systematic body of knowledge. What is science? Science is a systematic body of knowledge. There are two main types of sciences. दो प्रकार के sciences होते हैं. कौन से? Natural and social sciences. Natural science is one whose laws are universally acceptable हैं and their validity can be tested in laboratory under controlled conditions. Natural sciences are also called exact sciences because of their empirical approach to the study. Example, maths, physics, chemistry. तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, दो प्रकार के साइंसेज होते हैं, नेचुरल और सोशल। सोशल हम देखेंगे, पहले नेचुरल में कहा है कि इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, कहीं भी जाओ वो सेम ही रहेंगे, उनकी वैलिडिटी बार बार टेस्ट की जा सकती है लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल कंडीशंस। जैसे 0 डिग्री पे अलग हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और 5 डिग्रीज पे, 100 डिग्रीज पे अलग रिजल्ट मिलेगा। तो क्योंकि वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाले, इसलिए दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेज, जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ एक ही रहेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, व्हाट इज दिस एम्पिरिकल अप्रोच? यू वुड हैव हर्ड इट इन 10th स्टैंडर्ड, हमारे शायद ज्योग्राफी या हिस्ट्री में था ये बताते वक्त कि हिस्ट्री एक सोशल साइंस है, नॉट अ नेचुरल साइंस। तो चलिए एम्पिरिकल अप्रोच क्या है देख कर आते हैं। एम्पिरिकल अप्रोच इज एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच दैट रिलाइज ऑन रियल वर्ल्ड डेटा टू स्टडी एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एम्पिरिकल अप्रोच मतलब वो लोग सबूतों के हिसाब से चलते हैं, जिसका प्रूफ नहीं हो वो चीज़ नहीं मानेंगे, और क्योंकि ये नेचुरल साइंस है उस बार बार टेस्ट करके उसका सबूत बार बार पेश किया जा सकता है। तो कमिंग बैक हमें पता चलता है कि नेचुरल साइंसेस दुनिया भर में एक ही रहते हैं, दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, उनकी वैलिडिटी बार बार टेस्ट की जा सकती है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, उन्हें एग्जैक्ट साइंसेस भी कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच, यानी कि सबूतों के आधार पर लिया जाने वाला अप्रोच। अब सोशल साइंस क्या है? इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी सोशल साइंस हर जगह यूनिवर्सलाइज नहीं है। जैसे नेचुरल साइंस क्या था, हर जगह पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था, हर जगह एक ही रहता था, लेकिन सोशल साइंस बिहेवियर के साथ में बदलता रहता है। अगर हमारा मूड अच्छा है तो कोई हमसे अच्छे से बात करने आएगा तो हम उससे अच्छे से ही बात करेंगे, लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो कोई हमसे कितनी भी अच्छे से बात कर ले, हम अपना गुस्सा उस पर निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये बदलता रहता है। एग्जाम्पल, psychology is related to mental aspect of human behavior. Sociology is related to the study of social aspect of man as a member of the society. Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Hence, the laws of social sciences are not universal, but they are only statements of general human tendency. ठीक है, हम उसमें बस जनरल टेंडेंसीज के बारे में बोल सकते हैं कि जनरली किसी के साथ में अच्छे से बिहेव करो तो वो हमारे साथ में अच्छे से ही बिहेव करेंगे, पर ये हर सिचुएशन में हर इंसान पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात आ जाती है वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होना तय है। तो ये आंसर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है। उसमें हम क्या पॉइंट लिखेंगे कि एक तो हम उसका नाम लिख सकते हैं, नेचुरल साइंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंसेज एंड सोशल साइंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंसेज। Then we'll have another point as natural science is the one whose laws are universally acceptable, while the laws of social sciences are not universal, but they are only statements of general human tendencies. इसमें थर्ड पॉइंट हम डाल सकते हैं कि natural sciences have the validity of natural science can be tested in a laboratory under controlled conditions, while human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. इस तरह हमारे 3 पॉइंट तो आ ही गए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल साइंस आर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, जो कि हम आगे देखेंगे।
Meaning of economics. Economics is a social science. The origin of the term economics lies in the Greek word oikonomia, which means management of the household. ये fill in the blanks में आ सकता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया था, ओइकोनॉमिया वर्ड से आया था, which means management of the household. घर को मैनेज करने का तरीका, जो कि हर घर के हिसाब से बदलता जाएगा, इसलिए इट इज अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुअलसन. ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में और ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा जाता है. अब इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज क्यों बोला जाता है, ये हम धीरे धीरे आगे आने वाले कंटेंट में देखेंगे, पर याद रखिए इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेज बाय पॉल सैमुअलसन. इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. पहले क्या देखा था हमने कि साइकोलॉजी is related to the mental aspect human behavior, sociology to the social aspect of man as a member of society, and likewise economics deals with the economic aspect of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited means. अब ये तो हम जानते हैं, हम अपने जीवन से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में मीन्स उतने नहीं हैं, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, इसलिए जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में हैं उतना रिसोर्सेज के साथ में हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई करनी होती हैं विथ लिमिटेड मीन्स. लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस. तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, हम एक एक करके पढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स तो हमने पढ़ाई है. कैपिटलिज्म मतलब जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे वगैरह सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज ही चलाते हैं. देन सोशलिज्म में सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया में है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर काम करते हैं. कौटिल्याज व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स. ये चेहरा आपने कई बार देखा होगा, पहले कलर्स पे एक सीरियल भी आता था अशोका नाम का, चंद्रगुप्त मौर्य अशोका, उसमें एक चाणक्य था, वही है ये. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. क्या कहा इन्होंने, अर्थ मतलब वेल्थ और शास्त्र मतलब साइंस. तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इकोनॉमिक्स को मराठी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ साइंस. तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेटमेंट एक्सपांड करते हुए कहा है, अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. पहले तो वेल्थ को एक्वायर करना, पाना, और उसके बाद में उसको मैनेज करना, ये है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स. Essentially, अर्थशास्त्र is a treatise on political economy in its broadest sense. यहाँ treatise is a written work dealing formally and systematically with a subject. मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है एक treatise में, जिसे हम हिंदी में महाकाव्य भी कहते हैं. अब नेक्स्ट है की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज. क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. जैसे जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखी तब मौर्य लोगों का राज था, तो मौर्य गवर्नमेंट था. तो क्योंकि राजा का प्रजा पर बहुत प्रभाव होता है, इसलिए स्टेट और गवर्नमेंट का एक क्रूशियल रोल होता है. फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. हमें क्या करना है, एंड में घूम फिर के स्टेट का वेलफेयर होना चाहिए. मतलब हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, क्यों करनी है, ताकि वेलफेयर हो सके आसपास के लोगों का. मतलब हमें वेल्थ क्रिएट करनी है जिससे सबका भला हो सके, ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है. नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस. अब यहाँ पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का क्या मतलब है कि मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, सबको अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, और प्रॉपर अथॉरिटीज असाइन होनी चाहिए. तो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को जाकर एक काम अगर हम बोल दें कि हाँ चलो आप में से कौन वो काम कर सकता है, कर लीजिए, हो सकता है कि कोई भी उस काम को ना करे, ये सोचकर कि अगला बंदा कर देगा. तो उससे अच्छा है कि हम किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, उससे काम डिवाइडेड भी रहेगा और टाइम पे और एफिशिएंटली कंप्लीट भी हो पाएगा. लास्ट पॉइंट इज कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र. मौर्य वंशियों की जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जैसे आजकल पार्टीज की होती है, कोई पार्टी सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पे चलती है, कोई कैपिटलिज्म को बढ़ावा देती है, और जैसे हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा है सत्यमेव जयते, तो यानी हम एक प्रकार का पाथ चूज कर लेते हैं और उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं. डू यू नो कौटिल्य was a great statesman, philosopher, economist and royal advisor during the Maurya period. तो कौटिल्य स्टेट की देखभाल करते थे, वो एक अच्छे फिलोसोफर थे,
उनके पास ज्ञान का भंडारा था, एंड वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे और रॉयल एडवाइजर थे, यानी शाही परिवार को एडवाइस करते थे लीगल मैटर्स में मौर्य पीरियड के वक्त। ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य और विष्णुगुप्ता। कौटिल्य ऑथर द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज द अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर जाना। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर। एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी भी पूछा जाए हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ का नाम लिख के आने का। हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इकोनॉमिक्स, यानी उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इकोनॉमिक्स में, उनमें से एक है इज हिज मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑफ 1776, जो कि था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। वही अर्थशास्त्र यानी वेल्थ का साइंस इन्होंने कह दिया अ साइंस ऑफ वेल्थ। की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन, laissez faire, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करने वाली। देन उन्होंने कैपिटल और वेल्थ के एक्यूमुलेशन पर फोकस किया। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, उस पर फोकस किया। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो यानी यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कहा कि लेसेस फेरे यानी गवर्नमेंट का हमें गवर्नमेंट से मतलब नहीं रखना है और अपने आप अपने लिए वेल्थ कमानी है। बाद में उन्होंने वही कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन बोल दिया। एंड नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो नेचर्स लॉ होता है यानी फैमिली के हर मेंबर को अलग अलग कमाने जाना चाहिए अपने फ्रीडम के ऊपर, अपने कैलिबर के हिसाब से अलग अलग फील्ड्स में कमाना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले जाना ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक एक को असाइन करके रखो, डिजाइन करके रखो, डेजिग्नेट करके रखो तो वो काम हो जाता है। वैसे ही अगर हम अपने दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड नहीं रहे और अपने आप इकोनॉमिकली फ्री होने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, ग्रो करने के लिए हमें काम डिवाइड करना होगा, बस डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट यहाँ पे है डू यू नो, पॉल रोमर एंड विलियम नॉर्दोस have won Nobel Memorial Prize in Economics for 2018. Paul Romer tends to be described as a growth theorist, whereas Mr. Northos has remarkably contributed to the field of environmental economics. तो यहाँ पर इन्हें बस environmental economics नाम के एक नए फील्ड से हमें अवगत करवाना था। चलिए जान लेते हैं environmental economics क्या होता है। Environmental economics is a sub-discipline of economics that applies the values and tools of mainstream macroeconomics and microeconomics to allocate environmental resources more efficiently. तो environmental economics का एक सब डिसिप्लिन है, यानी उसके अंडर आने वाला एक नया फील्ड है that applies the values and tools of mainstream macroeconomics and microeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स मतलब लार्ज यानी पूरे कंट्री के बहुत सारे आउटपुट्स से डील करने वाला, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड देयर एलोकेशन। तो मतलब हम इकोनॉमिक्स की मदद लेते हुए एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली, मतलब एनवायरमेंटल रिसोर्सेज से और अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं इकोनॉमिक्स का यूज करके। ये कैसे करते हैं वो हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डू यू नो है, इसलिए ये हमारे इवैल्यूएशन के लिए एग्जाम में नहीं आने वाला। वैसे ही यहाँ पर जिस ग्रोथ थियरी की बात हो रही है उसका मतलब है कि हमारे डिजायर्स और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाते हैं। दैट इज हमारे पास कितने ही कम रिसोर्सेज क्यों ना हो, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम अच्छे से करवाना जान पाते हैं। इसी तरह इन्होंने और नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में जानने के लिए कहा है, वो आप एक्टिविटी के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले थे हमारे एडम स्मिथ, उन्होंने क्या दी थी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन।
अब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दी है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principles of Economics. उन्होंने किताब लिखी है Principles of Economics, which was published in 1890. ये भी कई बार मैच द कॉलम में आता है। His definition states, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It studies that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. क्या कहा? Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. यानी हमारे हमेशा के रोजमर्रा के जीवन में इंसान इकोनॉमिकली कैसा बिहेव करता है, ये इकोनॉमिक्स में हमें पता है। It examines that part of individual and social action which is closely connected, किससे क्लोजली कनेक्टेड है? विद द अटेनमेंट एंड यूज। ये बात हमें बहुत बार देखने मिलेगी। पहले कौटिल्य की डेफिनेशन में क्या था? एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेल्थ। यहाँ पर आ गया अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विसाइट्स ऑफ वेलबींग। अब यहाँ इन्होंने वेल्थ को अलग प्रकार से डिफाइन कर दिया। वेल्थ यानी जो भी हमें मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं हमारे वेलबींग के लिए, अच्छे से जीवन जीने के लिए। Key points of Marshall's definition is study of an ordinary man. ठीक है, यहाँ पे आम इंसान की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। हाँ भाई, हर इंसान के हिसाब से बदलता रहेगा। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये हम एक मिनट में देखेंगे। एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, बस वेल्थ की स्टडी नहीं है, तो पूरे मटेरियल वेलफेयर की स्टडी है। मतलब कैसे मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट से इंसानों का वेलफेयर हो सकता है, वो हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। मटेरियल वेलफेयर रिफर्स टू द फैक्ट और स्टेट ऑफ हैविंग इनफ हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड एंड पोजेशंस एटसेट्रा टू लिव कंफर्टेबली। मतलब हमारी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स जैसे क्लोथिंग, फूड एंड पोजेशंस, जो भी हमें चीज़ें चाहिए रहती हैं जैसे सोफा, बेड एटसेट्रा, जिससे हम कंफर्टेबली जी सकें, जो हमें कंफर्ट देती हूँ। इनके बारे में ही हम आगे जानेंगे कि व्हाट आर नीड्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो इस तरह कैसे हम अपनी मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करके इंसान का वेलफेयर कर पाते हैं खुद का। तो वहीं यहाँ इन्होंने बताया है एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है, पूरे मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए किस तरह इंसानों का वेलफेयर होगा। एंड यहाँ पर हम पढ़ते हैं आम आदमी की स्टडी करते हैं, पर ये बस वेल्थ की स्टडी नहीं है। यहाँ पर है लायनल रॉबिन्स स्केरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो हमने क्या क्या देखा, वक्त के साथ में इनकी डेफिनेशन का ओरिएंटेशन बदलता जा रहा है। पहले वेल्थ ओरिएंटेड था, फिर वेलफेयर ओरिएंटेड हुआ और अब स्केरसिटी ओरिएंटेड हो गया। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बदलती जाती है, आगे चल के कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Robbins, in his book entitled An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, published in 1932, mentions about the scarcity-oriented definition of economics. इनका definition बड़ा मजेदार है, देखिए। Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, which have alternative uses. क्या कहा? Economics is a science, ठीक है, साइंस है। कैसा साइंस है? सोशल साइंस है। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हमने पढ़ा है भाई, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है एज अ, क्या बोला इन्होंने, रिलेशनशिप बिटवीन हूम, एंड्स दैट इज वांट्स एंड स्कार्स मीन्स। हमने पढ़ा ना, ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स मीन्स, यानी रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनेक होती हैं, अनगिनत होती हैं। तो क्योंकि हमारे रिसोर्सेस कम और इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन आर wants, that is ends, are unlimited, wants are unlimited, means are comparatively limited। कहीं भी चले जाओ यही होता है कि हमारी इच्छाएं ज़्यादा होगी और हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे। wants are gradable, क्या कर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज, हम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं। कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालेंगे। जैसे कल जो चीज़ सबमिट करनी है वो होमवर्क पहले डालेंगे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में कि हाँ भाई पहले कल वाला होमवर्क करना है, फिर परसों का होमवर्क करना है, फिर नर्सों का होमवर्क करना है। और हमारी पढ़ाई तो भाई और ही कहीं जाएगी, उससे भी अलग से टाइम देंगे। एंड मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूसेज, मतलब
मीन्स जैसे हमारा समझो, अगर हमारा मीन है मनी, तो पैसों से हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। हम उसी पैसों से बुक्स भी खरीद सकते हैं, उन्हीं पैसों से एक गेम सेट भी खरीद सकते हैं, उन्हीं पैसों से नया फ़ोन भी खरीद सकते हैं। पर ये हमारी प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पहले किस चीज़ को ज़्यादा भाव देना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट वांट का, एक मीन का, एक वांट का, एक मीन का। Wants are unlimited, means are comparatively limited, wants are gradable on the basis of priority, and means have alternative uses. नेक्स्ट ये डू यू नो है, जिसमें इन्होंने इन्हीं इन्हीं जैसे कई इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हैं, वो आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट्स में होगा, जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने आज क्या क्या किया, एक रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था What is science? It is a systematic body of knowledge. Natural sciences is one whose laws are universally acceptable. ये पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन भी हमने डिस्कस किया था। नेचुरल साइंसेस दुनिया के किसी भी कोने में बदलते नहीं हैं। वही सोशल साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स और सिचुएशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। वो लैब में टेस्ट नहीं किए जा सकते, ये लैब में टेस्ट किए जा सकते हैं, बट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। वहीं सोशल साइंसेस आर जस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। इसके बाद हमने जाना कि इकोनॉमिक्स भी एक प्रकार का सोशल साइंस है, जो डिराइव किया गया है इकोनॉमिया वर्ड से, जो एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। एंड इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। किसने कहा? वो पॉल सैमुएल्सन ने। इट डील्स विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जैसे साइकोलॉजी डील करती है मेंटल एस्पेक्ट से, सोशियोलॉजी डील करती है सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन इन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये बात तो हमने जान ही ली लॉयनल रॉबिन्स के डेफिनेशन में कि हम इंसान अपनी अनलिमिटेड, इंसान की अनगिनत इच्छाएं जो होती हैं उन्हें अपने लिमिटेड मीन्स से, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके जरिए पूरा करते हैं। फिर आते हैं हमारे कौटिल्य यानी चाणक्य के डेफिनेशन पे। उन्होंने कहा था कि वेल्थ साइंस है ये, अर्थशास्त्र। इट इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। ठीक है, वेल्थ को पाना भी है और उसे अपने पास रखना भी है, सस्टेन भी करना है, इसलिए उसे मैनेज करना है। इस पर इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की ग्रंथ लिखी थी। उसके की पॉइंट्स क्या क्या है? क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट का एक क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि प्रजा उनके एडवाइस के मुताबिक चलती है। उन्होंने वेल्थ क्रिएट करने पर फोकस किया जिससे सबका भला हो सके। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सबको दे दो, सारी अथॉरिटीज कौन कौन है उन्हें असाइन करके रख दो, ताकि गवर्नेंस अच्छे प्रकार से, गुड गवर्नेंस हो सके। फिर उन्होंने जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल आइडियाज थी उनका कंपाइलेशन कर दिया अर्थशास्त्र। जैसे हमारे नेशनल एम्बलम पे लिखा है सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। फिर ये इन्होंने कौटिल्य के बारे में लिख दिया था, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है। फिर एडम स्मिथ ने दी थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन सबसे पहले। ही इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, और उनका 1776 का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत फेमस हुआ था। एंड ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में हमने जाना था लेसेस फेरे, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे भी हो, हमें अपनी कमाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हमें कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। कैपिटल में हमारा घर वगैरह आ जाएगा, और वेल्थ में अदर एसेट्स आ जाएंगे, और जो भी हमें हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आएंगी। फिर हमने नेचर्स लॉ के बारे में जाना था, जो कहता है कि घर परिवार के सब लोगों को अपना अपना काम अपने फ्रीडम के साथ में अलग अलग करना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स एक छोटे से काम में लगेंगे तो ज़्यादा वेल्थ और ज़्यादा वेलफेयर कैसे हो पाएगा। और जैसा कि हमें पता है एवरीवन्स यूनिक, तो जिसका जैसा नेचर उसे वैसा काम असाइन करना चाहिए। हमें लेबर डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ग्रोथ हो सके, यानी हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करते करते हमारी प्रोडक्टिविटी भी साथ ही साथ बढ़ सके। फिर यहाँ हमने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था, जो कि है एनवायरनमेंट को सस्टेन करते हुए वेल्थ एक्यूमुलेट करना ताकि सबका भला हो सके। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी वेलफेयर ओरिएंटेड, एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड, एल्फ्रेड मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। रोजमर्रा के जीवन में
सादा इंसान क्या करता है? इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज। एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग, वैसे यहाँ पे अटेनमेंट एंड यूज। अटेनमेंट यानी पाना, यूज यानी उसे यूटिलाइज करना, काम में लाना। ऑफ मटेरियल रिक्विसाइड्स ऑफ वेलबींग, जो भी हम मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हमें पढ़ने के लिए बुक चाहिए, उसमें मार्किंग करने के लिए हाइलाइटर पेन वगैरह सब चाहिए, वो सब रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हुए वेल बीइंग आए, हमारा जीवन सुधर पाए। तो इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस जो बदलता रहता है बिहेवियर के हिसाब से। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, किस तरह मटेरियल हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करते करते हमारा वेलफेयर होता है। एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इस तरह इन्होंने इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ा दिया, ये बोल के कि वो बस वेल्थ की स्टडी नहीं, पूरे मटेरियल रिक्विसाइड्स की स्टडी है, और बस उसका अटेनमेंट नहीं, उसका पाना ही नहीं, उसे आगे इस्तेमाल में कैसे लाना है वो भी। जैसे आजकल हमने पैसे कमा तो लिए, पर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या ईपीएफ में अलग अलग फंड्स में डाल के उसे बढ़ाना कैसे है, उसे यूज में कैसे लाना है, वो सारा पार्ट इकोनॉमिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट ये हमारी लायनल रॉबिन्स की स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। पहले एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड, फिर अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड, और अब लायनल रॉबिन्स की स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इन्होंने एन एसन ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस बुक लिखी थी, जिसमें डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ हमने जाना था एंड्स यानी कि बॉन्ड्स, और स्कार्स मीन्स यानी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बॉन्ड्स क्या है? अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होने वाली। देन मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, मीन्स हमेशा उससे कम ही रहेंगे। बॉन्ड्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, हमें पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, इस हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और मीन्स जो है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।